नमस्कार, जोहार झारखंड देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ सोनाली सिंह। और इस वक्त की बड़ी खबर गिरिडीह से, जहां हाथियों के उत्पात से लोग बेहद परेशान हैं। तो गिरिडीह से आपको ये बड़ी खबर बता रहे हैं, जहां पर हाथियों का उत्पात थमने का नाम नहीं ले रहा। हाथियों के झुंड ने पीरटाड़ प्रखंड के जंगलों में डेरा जमा कर रखा है। रात होते ही हाथी गांव में घुस आते हैं और जमकर उत्पात मचाते हैं। पिछले 1 महीने में हाथियों ने जिले के 1 दर्जन से अधिक लोगों को मौत के घाट उतार दिया है और दर्जन भर घरों को ध्वस्त कर दिया है। हाथियों के आतंक को रोकने में वन विभाग भी नाकाम है। हाथियों के मूवमेंट पर रोक लगाने की जगह वन विभाग केवल मुआवजा देकर अपने हाथ झाड़ लेता है, जिससे लोगों में खासा आक्रोश है। दिन रात में पूरा गांव वाले जो हैं वो जागे रहते हैं। तो सरकार के तरफ से जो वन विभाग कार्य कर रही है, एकदम बेकार तरीके से काम कर रही है। उनको चाहिए कि तुरंत यहाँ पे लुक दिया जाए, यहाँ पे लाइट दिया जाए, यहाँ पे टॉर्च दिया जाए, यहाँ पे पटाखा दिया जाए, जिससे हाथी दूर भागे। हम तमाम जनप्रतिनिधि से भी कहना चाहते हैं कि इन क्षेत्रों को थोड़ा सा ध्यान से देखें। अगर आप नहीं देखें तो हम वन विभाग को घेरेंगे। आज हमारा 50 साल हो गया यहाँ पर। अब हाथी चलती पर हम कहाँ भागेगा, सो हमको बता दीजिए। भरेले तो मार दल का हाथे फिर भी नहीं है। मृत्यु हो गया, कुछ मिलल ना है। बेटा है विकलांग, वो कमा है, वो गुजर लग गया हमार बेटवा के से। तो अब डेट हो गया, हमार बेटवा कैसे गुजर जीते, की करते। और अब आपको सीधे लाइव तस्वीरें दिखाते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वैक्सीनेशन को लेकर बैठक कर रहे हैं, जिसमें सभी 48 जिलों के डीएम शामिल हैं। वैक्सीनेशन से जुड़ा कई महीने का एक्सपीरियंस हम सबके पास है। हमने बहुत कुछ सीखा है और एक अननोन एनिमी से कैसे लड़ा जा सकता है, ये हमारे छोटे छोटे आशा वर्कर ने भी सीख लिया है। अब आपके माइक्रो स्ट्रेटेजी बताते हुए आगे चलना है। अब हम राज्य का हिसाब, जिले का हिसाब उसको भूल जाए। हम हर गांव में भी मोहल्ला, उसमें भी वो 4 घर बाकी रह गए तो 4 घर, बारीकी की तरह हम जितना जाएंगे हम परिणाम प्राप्त करेंगे। और जहां कहीं भी जो भी कमियां हैं उसे जल्द से जल्द दूर करके ही रहना है। जैसा अभी आपसे बातचीत में मैं स्पेशल कैंप लगाने की बात उठी, ये विचार मैं समझता हूं बहुत अच्छा है। अपने जिलों में एक एक गांव, एक एक कस्बे, इसके लिए अगर अलग अलग रणनीति बनानी हो तो वो भी बनाइए। आप क्षेत्र के हिसाब से 20-25 लोगों की टीम बनाकर भी ऐसा कर सकते हैं। जो टीमें आपने बनाई हो उनमें एक हेल्दी कंपटीशन हो, इसका भी प्रयास हम कर सकते हैं। हमारे जो एनसीसी, एनएसएस के युवा साथी हैं, आप उनकी भी ज्यादा से ज्यादा मदद लीजिए। आप अपने अपने जिलों का क्षेत्रवार टाइम टेबल इसको भी बना सकते हैं, अपने स्थानीय लक्ष्य तय कर सकते हैं। और मैंने तो देखा, मैं लगातार ग्रासरूट लेवल के सरकार के हमारे साथियों को बात करता रहता हूं। मैंने देखा है कि महिला जो हमारी अधिकारी हैं, खास करके वैक्सीनेशन के काम के जुड़ी, वो बड़ी जी जान से जुड़ गई। उन्होंने अच्छे परिणाम दिए हैं। हमारे जो महिला वर्कर्स हैं सरकार में, जितनी हमारी बहनें, इवन पुलिस में भी हमारी जो महिलाएं हैं, उनको भी कभी 5 दिन 7 दिन के लिए इस काम के लिए ले चलिए। आप देखिए परिणाम बहुत तेजी से मिलेगा। आपके जिले जल्द से जल्द राष्ट्रीय औसत के पास पहुंचे। मैं तो चाहता हूं उससे आगे निकल जाए और इसके लिए हम सबको पूरी ताकत लगा देनी होगी। मुझे पता है कि आपके सामने एक चुनौती अफवाह और लोगों के भ्रम की स्थिति भी है। और जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे, शायद ये समस्याएं हमें कॉन्सेंट्रेटेड एरियाज में सामने आएगी। और अभी बातचीत के दौरान भी आप में से कईयों ने इसका जिक्र किया है। इसका एक बड़ा समाधान है कि लोगों को ज्यादा से ज्यादा जागरूक किया जाए। आप इसमें स्थानीय धर्मगुरुओं को भी जोड़ें, उनकी मदद लें,
उनके छोटे 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 वीडियो बनाए 2-2, 3-3 मिनट के, और उनके वीडियो पॉपुलर करे। हर घर में उनके धर्मगुरुओं के वीडियो पहुंचे, धर्मगुरु उनको समझाएं, इसके लिए आप प्रयास किए। और मैं तो अक्सर अलग अलग पंथों के गुरुओं से लगातार मिलता रहा हूं। मैंने बहुत प्रारंभ में सभी धर्मगुरुओं से बात कर करके इस काम में मदद के लिए उनको अपील की थी, और सभी वैक्सीनेशन के बहुत हिमायती हैं, कोई विरोध नहीं करते हैं। देखिए, मैंने अभी जैसे बताया, अभी 2 दिन पहले ही मैं वेटिकन में था, पोप फ्रांसिस से मेरी बहुत अच्छी मुलाकात हुई। वैक्सीन पर धर्मगुरुओं के संदेश को भी हमें जनता तक पहुंचाने पर विशेष जोर देना होगा। साथियों, आपके जिलों में रहने वाले लोगों की सहायता के लिए, उनको प्रेरित करने के लिए वैक्सीनेशन अभियान को अब हर घर तक ले जाने की तैयारी है। हर घर दस्तक, इसी मंत्र के साथ हर उस घर में दस्तक दी जाएगी जहां अभी तक दोनों टीके का संपूर्ण सुरक्षा कवच नहीं मिला है। अभी तक आप सभी ने लोगों को वैक्सीनेशन सेंटर तक पहुंचाने और वहां सुरक्षित टीकाकरण के लिए प्रबंध किए। अब हर घर टीका, घर घर टीका, इस जज्बे के साथ हम सबको घर घर पहुंचना है। साथियों, इस अभियान की सफलता के लिए हमें कम्युनिकेशन के लिए टेक्नोलॉजी से लेकर अपने सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर का भरपूर उपयोग करना है। हमारे पास देश के अनेक राज्यों, अनेक जिलों में ऐसे मॉडल है जो दूर सुदूर गांवों में लेकर शहरों तक 100% टीकाकरण के लिए अपनाए गए हैं। सामाजिक या भौगोलिक परिस्थितियों के हिसाब से जो भी मॉडल आपके लिए या किसी क्षेत्र विशेष के लिए अनुकूल हो, उसको जरूर अपनाना चाहिए। एक काम आप लोग और कर सकते हैं। आपके ही सहयोगियों ने, आपके ही साथियों ने अन्य जिलों में तेजी के साथ टीकाकरण किया है। संभव है आप जिन चुनौतियों का सामना कर रहे हैं, वैसी ही चुनौतियों से वो भी गुजरे हो। आप उनसे भी जानिए कि उन्होंने कैसे वैक्सीनेशन की गति बढ़ाई, समस्याओं का समाधान कैसे किया, कौन से नए तौर तरीके अपनाए हैं। उनको की गई आपकी एक फोन कॉल भी आपके जिले में बदलाव ला सकती है। अगर उन्होंने अपने जिलों में कुछ इनोवेट किया है, कुछ अच्छी प्रैक्टिसेस जो अपनाई हैं, तो वो आप अपने जिलों में भी दोहरा सकते हैं। जो हमारे आदिवासी भाई बहन हैं, हमारे वनवासी साथी हैं, उनको वैक्सीन लगाने के लिए भी हमें अपने प्रयासों को और बढ़ाना होगा। अभी तक के हमारे अनुभव बताते हैं कि स्थानीय नेतृत्व समाज के दूसरे सम्मानित साथियों का साथ और सहयोग एक बहुत बड़ा फैक्टर है। हमने कुछ दिन भी तय करनी, जैसे बिरसा मुंडा जी का जयंती आएगी। बिरसा मुंडा जी की जयंती के पहले हम एक पूरा आदिवासी क्षेत्र में माहौल बना दें। अब एक प्रकार से बिरसा मुंडा जी को हमारी श्रद्धांजलि के रूप में इस बार हम वैक्सीन लगाएंगे। ऐसी कुछ इमोशनल चीजें हम जोड़ें, और मैं चाहूंगा इसलिए आदिवासी समुदाय के संपूर्ण टीकाकरण में भी ऐसे कुछ अप्रोच हमें बहुत काम आएंगे। टीकाकरण से जुड़े कम्युनिकेशन को जितना हम सरल रूप में करेंगे, स्थानीय भाषा बोलियों में करेंगे। मैंने देखा है कुछ लोगों ने तो गीत बनाए हैं, ग्रामीण भाषा में गीत बना दे, गीत गाते 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 वैक्सीनेशन की बात कर रहे हैं। इतने बेहतर परिणाम आएंगे। साथियों, हर घर दस्तक देते समय पहली डोज के साथ साथ आप सभी को दूसरी डोज पर भी उतना ही ध्यान देना होगा, क्योंकि जब भी संक्रमण के केस कम होने लगते हैं तो कई बार अर्जेंसी वाली भावना कम हो जाती है। लोगों को लगने लगता है कि इतनी भी क्या जल्दी है, लगा लेंगे भाई। मुझे याद है, मैं जब 1 बिलियन हम पार कर गए तो मैं अस्पताल गया था, तो वहां मुझे एक सज्जन मिले।
मैंने उनसे बात की, मैंने इतने दिन क्यों नहीं लगाया? तो कहने लगे नहीं साहब, मैं तो पहलवान हूं और मेरा मन करता था, क्या जरूरत है, लेकिन अब जब 1 बिलियन हो गए तो मुझे लगता है मैं अछूत माना जाऊंगा, लोग मुझे पूछेंगे और मेरी मुंडी नीची हो जाएगी, तो मेरा मन कर गया कि चलो मैं भी अब करवा लेता हूं, इसलिए वो आ गए। और इसलिए मैं कहता हूं कि हमें किसी भी हालत में लोगों की सोच को धीमा नहीं होने देना है। इस सोच की वजह से दुनिया के अनेक देशों में आप देखिए, अच्छे अच्छे समृद्ध देशों में भी फिर से कोरोना की खबरें चिंता पैदा कर रही है। हमारे जैसे देश को तो ये जरा भी हम इसको स्वीकार नहीं कर सकते, हम सहन नहीं कर सकेंगे। इसलिए टीके की दोनों डोज तय समय पर लगना बहुत जरूरी है। आपके क्षेत्र के जिन लोगों को अभी तक तय समय पर यानी पूरा होने के बावजूद दूसरी डोज नहीं लगी है, उनसे भी हमें प्राथमिकता के आधार पर संपर्क करना होगा, उन्हें दूसरी डोज लगवानी ही होगी। साथियों, सबको वैक्सीन, मुफ्त वैक्सीन अभियान के तहत हम एक दिन में करीब 2.5 करोड़ वैक्सीन डोज लगाकर दिखा चुके, हमारी ताकत का हमने एहसास कर लिया है। ये दिखाता है कि हमारी कैपेबिलिटी क्या है, हमारा सामर्थ्य क्या है। टीके को घर घर पहुंचाने के लिए जो भी जरूरी सप्लाई चेन नेटवर्क है वो तैयार है। तो अभी आप प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सुन रहे थे, जिन्होंने सभी 48 जिलों के डीएम से वार्ता की और कहा कि वैक्सीनेशन के लक्ष्य को जल्द से जल्द पूरा किया जाए। तो चलिए बढ़ते हैं दूसरी खबर की ओर, और बड़ी खबर आ रही है पलामू से, जहां पलामू के लेस्लीगंज में सेल्समैन को गोली मारी गई है। मेदनी नगर से ही पीछा कर रहे थे अपराधी। और देखिए पलामू से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां लेस्लीगंज के सेल्समैन को गोली मारी गई। मेदनी नगर से ही अपराधी पीछा कर रहे थे और निजी कंपनी सेल्समैन को कंधे पर गोली मारी गई है। डाल्टनगंज के बेलवाटिया का ये सेल्समैन रहने वाला बताया जा रहा है। पीएमसीएच में सेल्समैन का इलाज फिलहाल जारी है। पलामू से एक बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर निजी कंपनी के सेल्समैन को कंधे पर गोली मारी गई है और डाल्टनगंज के बेलवाटिका का ये सेल्समैन रहने वाला है और पुलिस फिलहाल इस पूरे मामले की जांच में जुट गई है। रांची में 37 दिनों से आंदोलन कर रहे सहायक पुलिसकर्मियों ने आखिरकार अपना आंदोलन खत्म कर दिया है। सरकार से लिखित आश्वासन मिलने के बाद आंदोलन खत्म करने का सहायक पुलिसकर्मियों ने ऐलान किया है। और रांची से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर विधायक बंधु तिर्की की पहल के बाद आंदोलन आखिरकार खत्म किया गया। ये लोग स्थायी नियुक्ति, समान काम, समान वेतन समेत 8 मांगों को लेकर आंदोलन पर थे। कल से वार्ता हो रही थी, जदोजहद के बाद यस नो के कंडीशन थी, लेकिन इस पर विश्वास और एक दूसरे की भावनाओं को देखते हुए विश्वास का मलहम लगाने का प्रयास किया गया है। और इसके बाद हम लोग का जो 8 सूत्रीय मांग था उस पर यह पूर्ण विश्वास दिया गया, विश्वास में लिया गया कि आप लोग सरकार के अंग है, सरकार के सहयोग करते हैं तो आप और थोड़ा कीजिए और आपका जो जेन्युइन मांग है हम पूरा करेंगे, 100% करेंगे। इनका जो 8 सूत्री जो मांग है, चूँकि वो विधि विभाग से भी रिलेटेड है, फाइनेंस से भी रिलेटेड है और ये कई मामले कैबिनेट में भी लाया जाना चाहिए, कैबिनेट से भी हो सकता है। केवल मांग आपकी पूरी कर लीजिएगा, आश्वासन वाली नहीं। इस बार इसलिए पूरा सहमति पत्र के साथ ही इनका आंदोलन को इसको स्थगित कराया जा रहा है। 60 दिन का टाइम दिया गया है, 60 दिन का समय। और रांची से हमारे सहयोगी ओम प्रकाश फोन लाइन पर जुड़ गए। ओम प्रकाश, करीब 1 महीने से चल रहे आंदोलन को आज खत्म कर दिया गया सहायक पुलिसकर्मियों के द्वारा। सरकार की ओर से क्या कुछ आश्वासन दिया गया है? जी, बता दें कि जिस तरह से ये पूरा आंदोलन शुरू हुआ था और शुरू से ही जो सहायक पुलिसकर्मी अपनी मांगों को लेकर
सरकार से कोई सकारात्मक पहल की मांग कर रहे थे और लिखित आश्वासन, क्योंकि पिछली बार अगर कहा जाए तो पिछली बार इन्हें मौखिक रूप से आश्वासन दिया गया था जो कि धरातल पर फलीभूत नहीं हो पाया, जिस वजह से 1 साल बाद फिर ये आंदोलनकारी बनकर रांची के मोरहाबादी मैदान पहुंचे और यहाँ पर अपने आंदोलन को धार देते हुए नजर आए। पूरे मामले को लेकर अगर देखा जाए तो पूरा मामला मंगलवार को गरमाया, उस वक्त गरमाया जब ये लोग जो मुख्यमंत्री आवास के घेराव का आह्वान करते हैं और मुख्यमंत्री आवास के घेराव को लेकर ये लोग बढ़ने के लिए जाते हैं, तभी सरकार की तरफ से वार्ता की पेशकश की जाती है। और पूरे मामले को लेकर अगर कहा जाए तो सकारात्मक रुख जो है वो सरकार की तरफ से रखा गया। मांगों को लेकर तमाम विभागों का हवाला देते हुए 2 महीने का वक्त मांगा गया है, जिस पर जो सहायक पुलिसकर्मी है वो लिखित मांग रहे थे, जिसके बाद आज उन्हें लिखित ज्ञापन भी सौंपा गया है सरकार की तरफ से। जो प्रतिनिधि बंधु तिर्की थे उन्होंने पूरी मांगों पर उन्हें लिखित आश्वासन दिया, जिसके बाद सहायक पुलिसकर्मी इस सरकार के जो सकारात्मक रवैये के कारण वो इस आंदोलन से अब पीछे हो रहे हैं और उनका कहना है कि हम 2 महीने का वक्त देंगे और देखेंगे कि उस वक्त तक सरकार इनके लिए क्या कुछ करती है। अब देखना होगा कि सरकार के द्वारा जो ये आश्वासन दिया गया है ये धरातल पर उतर पाता है या फिर एक बार फिर आंदोलन की राह हमें जो है वो मोरहाबादी मैदान में देखने को मिलेगी। ये अब भविष्य के गर्त की बात है, लेकिन जिस तरह से पूरा मामला सामने आया तो कहा जाए बिल्कुल ओम प्रकाश, बहुत बहुत धन्यवाद तमाम जानकारियों के लिए। वहीं देखिए, गिरिडीह के कोलियारी क्षेत्र सीसीएल बनियाडी में लगातार अवैध कोयला उत्खनन की वजह से जमीन अंदर ही अंदर खोखली हो चुकी है। इसकी वजह से यहां भूधसान की समस्या आम हो गई है। भूधसान की चपेट में यहां पर बना बड़ा वाटर टैंक आ गया और देखते ही देखते भर कर गिर गया। हालांकि इस दौरान कोई जान माल की क्षति नहीं हुई, लेकिन बताया जा रहा है कि स्थानीय लोग बाल बाल बचे। 1 महीने पहले ही यहां पर भूधसान की चपेट में सरकारी अस्पताल और मेडिकल स्टाफ के लिए बने क्वार्टर भी आ गए थे, जिसके बाद से लोग भयभीत थे। वहीं देखिए, देवघर डीसी के आदेश पर बालू माफिया पर प्रशासन की कड़ी कार्रवाई लगातार जारी है। इसके लिए टास्क फोर्स का गठन किया गया है। टास्क फोर्स ने जसीरी थाना क्षेत्र के कई बालू घाटों पर छापेमारी की, जिसमें बालू के अवैध उत्खनन में जुटे 7 ट्रैक्टर को जब्त किया गया है। वहीं ट्रैक्टर चालक फिलहाल फरार बताया जा रहा है। नदी में फंसे सभी बालू लदे ट्रैक्टर को प्रशासन ने निकाला और ड्राइवर के साथ उसे थाने लाया गया। खनन पदाधिकारी ने बालू माफिया को अवैध उत्खनन पर कड़ी चेतावनी दी है। वहीं टास्क फोर्स की ओर से त्योहार के मौसम में आगे भी छापेमारी अभियान चलाया जाएगा। थी और सूचना प्राप्त हो रही थी। हम लोगों ने पूरी तरह से प्लान के तहत आज हमने कार्रवाई किया है और इसी तरह से हम लोग जो है प्लान करके कार्रवाई आगे भी करते रहेंगे। ये संयुक्त रूप से एक टास्क फोर्स की कार्रवाई थी और ये एक काफ़ी अच्छा मैसेज है और जो भी इलीगल करेंगे उनके खिलाफ ऐसे ही लगातार कार्रवाई की जाती रहेगी। और धनबाद में बीसीसीएल एरिया 1 के राम अवतार खेमका आउटसोर्सिंग में काम से रोके जाने पर बवाल हुआ। यहां एक पक्ष पर दूसरे गुट के लोगों को काम से रोके जाने का आरोप लगा है। मौके पर पहुंची बरोरा थाने की पुलिस ने हालात को कंट्रोल किया। वहीं मौके से एक बाइक को भी जब्त किया गया। यहां 2 गुट हैं, जिनमें एक गुट विधायक ढुल्लू महतो के समर्थक हैं, जबकि दूसरा गुट जेएमएम नेता कारू यादव का समर्थन करता है। फिलहाल मौके पर तनाव को देखते हुए पुलिस मौके पर कैंप कर रही है। क्या हुआ? मेरा पति गया था ड्यूटी, वहाँ बोलता है हट जाओ नहीं तो मार कर घोल्टा देंगे ही, तो डरे चला आया इधर, धमकी देता है बेरी बेरी। अभी कोई पुलिस आए थे? हाँ आया था। तो क्या किए? बोला कि डंडा लेके तुम लोग बाहर में मत रहो, जाओ घर जाओ, हम मामला का सुलझा देंगे। तो जाने के बाद उधर से आदमी आ रहा है लाठी लेके। छोटू चौधरी फोन किया विशाल रवानी को। विशाल रवानी बोल रहा हमने बोला खुद बोल दो अपने, तो विशाल अपने रिकॉर्डिंग करके हमको सुना दिया कि तुमको यहाँ बैठना मना है, डिप्टी में नहीं आना है यहाँ। कौन बोलता है ऐसा? छोटू चौधरी। कौन है वो? छोटे छोटे कंपनी में काम कर रहा है। किसका आदमी है? कारू यादव का। आप लोग किसके समर्थक हैं? आप लोग तो विधायक के तरफ। वही देखिए, साहेबगंज में उधवा पक्षी अभयारण्य में ठंड शुरू होते ही साइबेरियन पक्षियों का आना शुरू हो गया है।
पक्षियों के आने के साथ वन विभाग ने उनके शिकार को रोकने के लिए कमर कस ली है। पहले उधवा पक्षी अभ्यारण्य की देखभाल का जिम्मा डिवीजन कार्यालय हजारीबाग की ओर से किया जाता था, लेकिन एक सप्ताह पहले पक्षियों की जान की सुरक्षा को लेकर राजमहल सांसद विजय हासंदा के प्रयास से राज्य सरकार ने देखभाल की पूरी जिम्मेदारी साहिबगंज वन प्रमंडल को सौंप दी है। अब मॉनिटरिंग कार्यालय नजदीक होने से पक्षियों के साथ ही उनके भोजन, मछली के शिकार पर भी विशेष नजर रखी जाएगी। ऐसे करते पकड़े जाने पर आरोपी को जेल की हवा खानी पड़ सकती है। पक्षियों के शिकार की बात तो उस पर हम कड़ी निगरानी रख रहे हैं। हम और आदमी बढ़ाएंगे, वॉच टावर्स को भी यहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा देने की बात है। अभी जो है एक योजना बन रही है कि इसके चारों तरफ सीमांकन करके एक रोड रहेगा ताकि यहाँ पे कंटिन्यूअस एक बार मूवमेंट लोगों का रहे कि 14 किलोमीटर 15 किलोमीटर रोज़ एक बार वो घूम के आ जाए। तो इससे क्या रहेगा कि बहुत हद तक चिड़ियों का जो शिकार है वो कंट्रोल में रहेगा। जहाँ तक मछलियों की बात है और उनके जो खाने की स्रोत की जो बात है उस पर भी रोक रहेगा। और हम जहाँ भी अगर जाल जो देखेंगे जाल पे हटाने की कार्रवाई रहेगी। कुछ लोगों पर केस भी किया जाएगा ताकि लोग इससे दूर रहें। और फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड।